यह क्या अरुण, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हो? आहाना घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली थी। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। अरुण ने भी उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया था। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है, और कृपया करके मेरे काम में विघ्न मत डालो। अरुण ने फटकार दिया। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, काम धंधा तो कुछ करते नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते हो। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। यूं घर बैठे कंप्यूटर चलाते रहने से कोई काम नहीं मिल जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने। मैं होती कौन हूँ तुम्हें बताने वाली? मैं तो केवल घर से बाहर तक पिसने के लिए एक नौकरानी हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसे का वैसा पड़ा मिलता है। आहाना ने गुस्से में कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ही तो घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न भी कर रहा हूँ कि महारानी जी को कोई कष्ट ना पहुंचे। फिर भी कोई कसर रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरुण का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर छटपटा गई थी आहाना। क्यों इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से मुझे छलनी करते हो अरुण? अब तो यह तनाव मेरी सहन शक्ति को भी चुनौती देने लगा है। बोलते हुए आहाना रो पड़ी थी। यह क्यों नहीं कहती कि मैं बेकार बैठे निकट्टू पति को तुम सह नहीं पा रही हो? क्रोधित स्वर में बोल अरुण घर से बाहर निकल गया था। आहाना अकेली सिसकती रह गई थी। माता पिता को आपस में तू मैं करते देख दोनों बच्चों माधव और मधु अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बातें कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाने में बदल गया। मम्मी बहुत गंदी है। घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करें, मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती। मधु बोली। मम्मी नहीं गंदी है, पापा गंदे हैं। घर के काम करने से कुछ नहीं होता, जाकर बाहर जाकर पैसा कमाने से कुछ होता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम ना करे तो हम सब भूखे मर जाएं। माधव ने बोला। तब मधु उस पर झपट पड़ी थी और दो चार थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा महाभारत मचा घर में कि दोनों के रोने बिलखने पर ही समाप्त हुआ था। शोर सुनकर आहाना दौड़ी आई थी। वह पहले से ही उदास बैठी थी। आते ही उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और उनका रोना धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। आहाना बच्चों को मार पीट कर कुछ देर तक शांत हो जाती है, जबकि चारों ओर फैला अस्त व्यस्त सा उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई, उसने सोचा और फपक उठी। कभी वह स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 माह पूर्व अरुण की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उसकी मुसीबतों का सिलसिला। 80,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, यह अरुण को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी आहाना ने शौक से प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में वही जीवन संबल बन गई थी। न चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। उच्च वर्गीय धौस इलाके के 3 कमरे वाला फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने तथा घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाली अलग अलग नौकरानियां थीं, पर अब एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़ा करने की जगह भी नहीं थी, ऊपर से पैसे की आवश्यकता भी थी, इसलिए एक कार बेचनी पड़ी थी। सबसे कठिन निर्णय तो वो था जब माधव और मधु को महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। आहाना अरुण ने बच्चों को यह समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक न होने के कारण उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। पर जब एक दिन माधव ने कहा कि वह माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वे उसे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो अरुण सन्न रह गया था। आहाना के मुंह से चाहकर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था। अरुण के कुछ अन्य मित्र भी वैसे ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वे सभी मिलते जुलते एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से आहाना स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चों भी अब बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते।
पहले वाली नीत नई मांगों का सिलसिला तो अब कब का समाप्त हो गया था। जब भी उन्हें महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से निकालकर दूसरे मध्यम वर्गीय स्कूल में डाला गया था, वे ना मित्रों की बात करते और ना ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र ही करते थे। आहाना को स्वयं पर ही ग्लानि हो आई थी। बिना मतलब बच्चों को ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। न जाने उनके कोमल मन पे क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे। पर नहीं, वह अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। आहाना किसी प्रकार उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची थी। माधव और मधु अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। आहाना ने दोनों को मनाया। मम्मी को माफ नहीं करोगे तुम दोनों बच्चों? बच्चों का रुख देखकर आहाना ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी। पर यह क्या, डांट खाकर भी सदा चहकने वाली मधु ठपक पड़ी थी। अब क्या होगा मम्मी? वह रोते हुए स्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा? क्या मतलब? क्या मतलब है कि क्या होगा? और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ दोगी ना? मधु ने भोले स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा यह सब? न जाने क्या उल जुलूल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। समझाते हुए आहाना ने माधव और मधु को दूर कर दिया था, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट कर चूम लिया था। हम सबका परिवार है, यह ऐसी बातों से कोई अलग नहीं होता। हम सबका बंधन अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी से मजे से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं, तभी तो इंटरनेशनल स्कूल को छोड़कर मॉडर्न स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। टाइगर हाउस छोड़कर हमें जनता अपार्टमेंट के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। माधव उदास स्वर में बोला था। आहना सन्न रह गई थी। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उसे बदलना पड़ा। आहना ने समझाया था उसे, पर उसने स्वयं पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे अवश्य हैं, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पीकर सो गए थे, पर आहाना अरुण की प्रतीक्षा में बैठे हुए थी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर अरुण से संपर्क करने की कोशिश की। घर से रूठ कर गया था, मनाना तो पड़ेगा ही। पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा अरुण का फोन बजने लगा था। तो महाशय फोन यही छोड़कर गए हैं? इतना गैर जिम्मेदार तो अरुण कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठे रहें, वह भी अरुण के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी ऊहापोह में कब उसकी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला। दीवार घड़ी में 12 घंटों का स्वर सुनकर वह चौंक उठ बैठी थी। घबराकर उसने अरुण के मित्रों से संपर्क किया। हेलो, कौन? मनीषा। आहना ने अरुण के मित्र शिव कुमार के यहाँ फोन किया तो उसकी पत्नी मनीषा ने उठाया था। हाँ आहना, कैसी हो? सॉरी मनीषा, इतनी रात को हम तुम्हें तकलीफ दिए। कैसी तकलीफ आहना? शाम 6 बजे के अरुण गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। क्या तुम्हारे यहाँ गए थे? हाँ, आज तो लगता है कि हमारी और तुम्हारी रात आंखों में ही कटेगी। अरुण आए थे यहाँ। वो और शिव कुमार ने साथ चाय पी। गपशप चल ही रही थी कि मनोज की पत्नी का फोन आ गया कि मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही मनोज के यहाँ गए हैं। पर जो भी हो, उन्हें तुम्हें फोन तो करना ही चाहिए था। अरुण अपना मोबाइल घर पर ही भूल गए हैं। पर मनोज जैसा व्यक्ति ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती। हुआ क्या था पता नहीं। शिव कुमार का फोन आया था कि मनोज और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वह तो पास के ही स्टोर में सब्जी लेने चली गई और मनोज ने यह कांड कर डाला, मनीषा ने बताया। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी उसने। इतनी सी बात कहाँ है आहना, यह लोग तो आकाश से सीधे जमीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है। पर इन्होंने तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन और कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों को क्या सुलझाएं? बोलते हुए मनीषा लगभग रो ही पड़ी थी। लेकिन शिव कुमार भैया फिर भी तकदीर वाले हैं, शीघ्र ही दूसरी नौकरी मिल गई। अब तुमसे क्या छिपाना आहना, शिव कुमार के चाचा जी की फैक्ट्री है। पहले से 1/3 वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा ना था। फिर आहना ने फोन रख दिया था। आहना की चिंता की सीमा न थी। इतनी सी बात पर मनोज ने यह क्या कर डाला?
अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आहाना पूरी रात सो न सकी थी। उसके और अरुण के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वह तो दिन भर ऑफिस में रहती है और अरुण अकेला घर में। उससे आगे तो वह सोच भी नहीं सकी और फपक फपक कर रो पड़ी थी। अरुण लगभग 1 बजे घर लौटे थे। यह क्या है, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौट रहे हो? एक फोन तक नहीं किया। आहाना ने देखते ही उलाहना दिया था। क्या फर्क पड़ता है आहाना, मैं रहूं या ना रहूं? तुम तो अपने पाँव पर खड़ी हो। ऐसी बात मुंह से फिर कभी मत निकालना। और किसी को तो पता नहीं, पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आहाना फपक उठी थी। यह संसार ऐसे ही चलता रहता है आहाना। देखो ना, आज मनोज हमें छोड़कर चला गया और संसार अपनी ही गति से चल रहा है। ना मनोज के जाने का दुख है और ना ही उसके लिए किसी की आंखों में 2 बूंद आंसू। अरुण रो पड़ा था। पहली बार आहाना ने अरुण को इस तरह बेहाल देखा था। वह बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। आहाना उसे अंदर ले गई। माधव और मधु आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। आहाना हैरान बच्चों को बालकनी में बिठाकर अरुण को सांत्वना देने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि अरुण के इस मनस्त का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो मनोज इस हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सब परिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, यह भला कौन सोच सकता था? आहाना के स्वर में भय और विश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में अरुण ने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने आहाना पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। मनोज की पत्नी और बच्चे का क्या होगा? आहाना ने पुनः से प्रश्न किया था। अब वह स्वयं को भी नहीं समझा पा रही थी। उसके पिता आ गए हैं, वही दोनों को साथ ले जाएंगे। पिता का अच्छा व्यवसाय है, सूखे फल के थोक व्यापारी हैं। वह तो मनोज को व्यापार संभालने के लिए बुला रहे थे, पर वह जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ व्यापार नहीं करेगा। आहाना की विचार श्रृंखला थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज की पत्नी मंजुला अक्सर अपनी पुरातन पंथी ससुराल का उपहास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता तो उनके निजी जीवन से कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वह छटपटा कर रह जाती थी। अरुण भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वे लोग उसे बार बार अपने साथ रहने को बुला रहे हैं। उसके पिता बेंगलोर के जाने माने वकील हैं, पर आहाना का मन नहीं मानता। न जाने क्यों उसे लगता है कि कहीं वहां जाने से उसकी स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। धीरे धीरे जीवन ढर्रे पर आने लगा था। केवल एक अंतर आ गया था, अब आहाना ने पहले की तरह कलह करना छोड़ दिया था। वह अपनी ओर से भरसक प्रयास करती थी कि घर की शांति बनी रहे। उस दिन ऑफिस से लौटी तो अरुण सदा की तरह कंप्यूटर के सामने बैठा था। आहाना इधर आओ, उसने बुलाया था। वह आहाना को कुछ दिखाना चाहता था। यह तो शुभ समाचार है, कब हुआ था यह साक्षात्कार? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। आहाना कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जानी मानी कंपनी द्वारा अरुण का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछलते हुए बोली थी। इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वह आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरे मुझे बेंगलोर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस है, पर मुझे उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। यह तो और भी अच्छा है, वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी हैं। उनकी तो सदा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहें। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम मधु और माधव के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं ना, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है। मेरे मामूली से वेतन से 6 से 7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उससे दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। मधु और माधव सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। अरुण के माता पिता तो फोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार जो सुनने को मिला था। उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वाद की झड़ी लगा दी थी। और तुम्हारी आजादी का क्या होगा? फोन रखते ही अरुण ने प्रश्न किया था आहाना से। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूं मैं, केवल अपने ही संबंध के बारे में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं सबके लिए समझौता कर लूंगी। समझौता इतने बुरे भी नहीं हैं। मेरे माता पिता आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर अरुण ने ठहाका लगाया था। तो आहाना को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वह तैयार है। दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल स्टोरी विथ वीरू पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।